बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने मिनरल्स को स्टार्ट किया हुआ है, तो मिनरल सीरीज़ में सबसे पहला जो हमने मिनरल को डिस्कस करना है, दिस इज़ कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में हमने बताना है कि इंट्रोडक्शन क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, रिकमेंडेड अमाउंट कितनी खानी चाहिए बॉडी नीड के लिहाज से, व्हाट आर द मेजर फूड सोर्सेज ऑफ द कैल्शियम, सप्लीमेंट में अगर लेना है तो विच फॉर्म इज़ मोस्ट अफेक्टिव टू परफॉर्म द फंक्शन, हाउ बॉडी मेटाबोलाइज द कैल्शियम, रेगुलेशन क्या है, होम्योस्टेसिस बैलेंस कैसे रेगुलेट होता है कैल्शियम का ब्लड के अंदर, व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द कैल्शियम इनसाइड द बॉडी, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैल्शियम। एज वी नो कि कैल्शियम इज द मिनरल को अगर हम लोग डिस्कस करें तो एनी मिनरल जिसको पानी में डिजोल्व करें तो आफ्टर डिजोल्व इट इज डिसोसिएटेड टूवर्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, यहाँ पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए नेगेटिव आयन के अंदर, वो मिनरल जो कि कैरी करते हैं पॉजिटिव आयन इज नोन एज द कटाइन। और दूसरी तरफ ऐसे मिनरल जिनको पानी में डिजोल्व किया जाए और आफ्टर डिजोल्व इट कैरी द नेगेटिव आयन इज नोन एज द अनाइन। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से मिनरल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इट कैरी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट केटाइन, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केटाइन है ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर ऑफ द बॉडी। अगर इसकी बॉडी के अंदर कॉम्पोजिशन देखी जाए तो इट्स रिप्रेजेंटिंग अबाउट द 1.5 to 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जितना भी किसी ह्यूमन का वजन होगा उसमें से 1.5 से 2% बॉडी वेट किसका होगा, कैल्शियम का होगा। किसी भी ह्यूमन का जो बॉडी वेट है करंटली उसके अंदर जो ये वाली रेशो होगी वो कैल्शियम को रिप्रेजेंट करेगी। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग लें कि लेट्स सपोज अ पर्सन हैव अ बॉडी वेट ऑफ द 70 kg, तो 70 kg का अगर कोई पर्सन है हमारे पास तो उस 70 kg में 1000 to 1400 ग्राम वजन कैल्शियम का कंट्रीब्यूट करेगा। अब इस परसेंटेज को आगे भी अगर डिवाइड किया जाए तो इस 1.5 से 2% जो बॉडी कंपोजिशन में कैल्शियम प्रेजेंट है, इसका 99% कैल्शियम इज प्रेजेंट in the bones and teeth, 99% in the bones and teeth. Then the remaining 1% is distributed in the intracellular fluid वगैरह, ये आ गया इंट्रासेलुलर के अंदर। ओके, इसके बाद हमारा सेकंड जो पॉइंट है व्हाट आर द रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो कैल्शियम का हमारे पास AI होता है, एडिक्वेट इनटेक। एडिक्वेट इनटेक कैल्शियम का एज के लिहाज से वेरी करता है। जो AI कैल्शियम का फॉर बोथ मैन और वुमेन, इसकी रिकमेंडेशन है 19 to 50 ईयर तक। इसकी रिकमेंडेशन है हमारे पास 1000 मिलीग्राम पर डे फॉर अडल्ट बोथ मैन एंड वुमेन। ये रिकमेंडेशन है 19 to 50 ईयर के लिए। आफ्टर द एज ऑफ द 50 मतलब 51 एंड अबव ईयर्स के लिए इसकी रिकमेंडेशन कितनी होगी, इसकी रिकमेंडेशन इंक्रीज कर जाएगी बिकॉज एजिंग फैक्टर आएंगे जिसकी वजह से विटामिन डी प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करना स्टार्ट कर देगा। इट इज द रिकमेंडेड अमाउंट for the age 19 to 50 year we recommend 1000 milligram per day, and above 51 year we recommend the 1200 milligram. From which we obtain this amount, so we have the food sources. As we know the milk is very good source of the calcium to build the bone strong. The best source of the calcium is the all dairy product. जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं इट्स प्रोवाइड अस द गुड सोर्स और हाईली बायोलॉजिकल अवेलेबल फॉर्म ऑफ द कैल्शियम। लेकिन ऐसा भी एक टाइम आता है व्हेन द सम पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क प्रोडक्ट
तो वी नॉट रिकमेंड द डेयरी फूड आइटम्स, तो इससे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है. इन दैट कंडीशन व्हेन समवन इज सफरिंग फ्रॉम द लैक्टोज इंटॉलरेंस वी हैव द नॉन डेयरी सोर्सेज. ओके, डेयरी प्रोडक्ट में तमाम चीजें आ जाएंगी. लेट्स सपोज मिल्क, योगर्ट और एटसेट्रा. सेकंड, हमारे पास ऐसे इंडिविजुअल जिनको दूध या दूध की बनी हुई चीज़ें हजम नहीं होती, उनके लिए हमारे पास नॉन डेयरी फूड सोर्सेज भी अवेलेबल हैं. उनको इंग्लिश करने की ज़रूरत है. वो कौन कौन से हो सकते हैं? सम सेलेक्टेड सी फूड, ऐसे कुछ फिश वगैरह प्रेजेंट हैं जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होगा. देन टोफो, और उसके बाद चीज़ की दो फॉर्म आती हैं, चीज, चेडर चीज एंड देन कॉटेज. डिफरेंट फॉर्म में से ये दो फॉर्म चीज की ऐसे जिसमें अबंडेंट सोर्स होगा. देन टर्निप, ग्रीन मस्टर्ड लीफ और बेक्ड बीन. Other than the dairy product, we have these food item which abundantly provide us the calcium. So in some condition when the dairy product is restricted from the diet, so we have to follow non dairy product for the calcium source. अब एक roughly estimation के according, अगर we are consuming the milk and the yogurt depending upon the type of the milk, it's a buffalo, cow or the goat milk, typically provide, if we are talking about the milk, so milk is providing approximately 200 to 400 milligram calcium per cup. तो ये इसका जो abundant dairy product का source है, I again mentioned is depend upon the type of the milk. सेकेंड, हमारे पास आ जाता है चीज़, जो कि इसका अबंडेंट सोर्स है. तो चीज़ के अंदर कैल्शियम को अगर देखा जाए तो जनरली इट प्रोवाइड 100 to 200 मिलीग्राम पर ऑन्स. एक ऑन्स के अंदर 100 से 200 मिलीग्राम कैल्शियम प्रेजेंट होगा. इसके बाद हमारे पास सी फूड थे. तो सी फूड कंटेन अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? अप टू 400. अप्रोक्सीमेटली जितना हमारे मिल्क में प्रेजेंट था उतना ही सी फूड में प्रेजेंट होगा. बट इसकी सर्विंग साइज देखनी पड़ेगी पर 3 ounce. इसको रिवाइज करेंगे. और देन सिलेक्टेड वेजिटेबल लाइक हमने बात की टर्निप की, ग्रीन मस्टर्ड लीफ, ओके, broccoli. These are the some abundant source of the calcium. अब अगर इनकी हम लोग बात करें तो all the selected vegetable, cauliflower is also include. अगर हम लोग ये हाफ कप recommend करें cooked form में, तो it's provide approximately 30 to 80 milligram per हाफ कप कुक्ड वेजिटेबल. तो अगर सर्विंग मिल्क की एक ली है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मिल्क, इट्स प्रोवाइड 200 to 400 मिलीग्राम कैल्शियम. 1 of the ounce of the cheese provide us the 100 to 200 milligram of the calcium. 3 ounce of the seafood is provided the 400 milligram calcium. इसी तरह वेजिटेबल्स की बात करें तो हाफ कप कुक्ड वेजिटेबल provide us the 30 to 80 milligram of the calcium. Our next point is about the supplementation. कि supplementation अगर if we recommend someone के कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने हैं तो किस फॉर्म का कैल्शियम बॉडी के लिए ज़रूरी है. तो कैल्शियम के जो मोस्टली अवेलेबल साल्ट हैं, एक है कैल्शियम कार्बोनेट और सेकेंड वन इज द कैल्शियम gluconate. The most abundant salt of the calcium is the calcium carbonate, which provide approximately 40% of the calcium. अगर सप्लीमेंट की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट.
Okay, to boost the absorption of the calcium from the supplementation, तो सप्लीमेंट से अगर आपने कैल्शियम लिया है तो उसकी कुछ हमारे पास इंडिकेशन है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि व्हाट वी हैव टू फॉलो. फर्स्ट ऑफ ऑल, calcium supplement must be contain the vitamin D and the any other minerals to boost the bone. तो it's recommended कि कैल्शियम को हमेशा आप किसी भी दूसरे मिनरल के साथ कंबाइन करके लें जो कि बोन्स की हेल्थ के लिए ज़रूरी है. देन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगी. सेकंड, इसको विटामिन डी के साथ लें. विटामिन डी के साथ अगर कैल्शियम लेंगे तो ये जो विटामिन डी है वो क्या करेगा, बोन्स के लिए ऑफ कोर्स इट्स प्ले द सेम रोल एज कैल्शियम कंट्रीब्यूट टू डेवलप द बोन. तो ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देगा विटामिन डी. सेकंड, अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं है और कुछ क्रिटिकल स्टेजेस नहीं है फॉर द नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन, वी रिकमेंडेड कैल्शियम इनटेक फ्रॉम द सप्लीमेंट नॉट ग्रेटर देन 500 मिलीग्राम. द क्वेश्चन इज राइज हियर कि हम सिर्फ 100 मिलीग्राम क्यों रिकमेंड करते हैं. बिकॉज अगर हम डेयरी प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं तो देयर आर द अदर फूड सोर्सेज विच प्रोवाइड द कैल्शियम. अगर हम लोग फूड सप्लीमेंट भी लेते जाएंगे और खुराक से भी कैल्शियम आएगा तो डबल बर्डन हो जाएगा. तो बजाय कि हम उस डेफिशिएंसी को क्योर करें, माइट बी देयर इज द टॉक्सिसिटी ऑफ द मिनरल, क्योंकि इनडायरेक्ट सोर्सेज से भी आ रहा है, फूड से भी, और सप्लीमेंट भी हम लोग विदाउट एनी कंसर्न लेना स्टार्ट कर देते हैं. तो फॉर द नॉर्मल इंडिविजुअल recommended amount of the calcium is not greater than 500 milligram per day. Or second, it is recommended to take the supplement of the calcium with or after meal. या तो खाने के साथ लें या खाने के फौरन बाद लें. It also increase the absorption of the calcium. So these are the some guidelines when we recommend the supplement of the calcium. Our next point is very important कि कैल्शियम अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं आइदर फ्रॉम द फूड और फ्रॉम सप्लीमेंट, बॉडी के अंदर जाके कैसे ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. तो कैल्शियम को चाहे आपने किसी सप्लीमेंट से लिया है या आपने फूड सोर्सेज से लिया है, दोनों फॉर्म में कैल्शियम हमेशा बॉडी में आएगा. तो कैल्शियम इज कंबाइंड विद सम साल्ट, like calcium carbonate is a salt. Calcium which is present in the food is came from the as a salt form में. तो कैल्शियम की हम लोग सबसे पहले मेटाबॉलिज्म के अंदर डाइजेशन पढ़नी है. तो ये हमारा आ गया डाइजेशन का टॉपिक कि हमने डाइजेशन के अंदर देखना है कैल्शियम कैसे सेपरेट होता है. इस वी रिक्वायर द कैल्शियम आयन, हमें फ्री कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम आयन की फॉर्म में हमें फ्री चाहिए. तो डाइजेशन में हमने क्या देखना है, आवर कंसर्न के हो द कैल्शियम आयन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कैल्शियम साल्ट. तो व्हेन वी कंज्यूम द फूड जैसे कंज्यूम करेंगे डाइजेशन के अंदर हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड हैं वो इस पे रिएक्ट करेंगे. देन द मेजर रोल यहाँ पे जो आएगा इसके ऊपर वो आएगा हमारे पास गैस्ट्रिक जूसेस का. गैस्ट्रिक जूसेस में जो HCl है बेसिकली, अगर तो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड चीज़ें हैं या प्रोटीन बेस्ड चीज़ें हैं, फ्रॉम एनी सोर्स वी ऑब्टेन द कैल्शियम. तो गैस्ट्रिक जूसेस और एंजाइम फूड के ऊपर रिएक्ट करेंगे और इसको साल की फॉर्म से फ्री फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. तो बेसिकली यहाँ पे डाइजेशन आ गई. व्हेन द कैल्शियम इज अवेलेबल इन द फ्री फॉर्म इट इज रेडी टू एंटर फॉर द एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन के लिए अब हमारा कैल्शियम रेडी हो जाएगा जब इसके ऊपर कोई भी एंजाइम रिएक्ट करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम का. तो अब क्या है हमारे पास, द कैल्शियम इज रेडी टू एंटर इन द एब्जॉर्प्शन. तो कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द फूड और इन द सप्लीमेंट और एनी डाइटरी सप्लीमेंट एज रिलेटिवली इनसॉल्युबल साल्ट. इनसॉल्युबल साल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा. द कैल्शियम मस्ट बी फ्री फ्रॉम द साल्ट बिफोर द एब्जॉर्प्शन. अब in the stomach we have the acid environment
which help to denature the food and the calcium ion is free from the salt. उसके साथ साथ जो एसिडिक इन्वायरमेंट है हमारे स्टमक का, जो pH एसिडिक है, वो क्या करती है, इट्स हेल्प टू सोलबलाइज द कैल्शियम इन द एसिडिक pH. जैसे कैल्शियम फ्री होता जाएगा उसकी सोलबलाइज्ड होता जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन की तरफ उसकी प्रपोर्शन इंक्रीज करती जाएगी. तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अकर अलोंग द GIT ट्रैक, इंटरस्टिशनल ट्रैक में इसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गई बिकॉज वी अवेलेबल द फ्री फॉर्म ऑफ द कैल्शियम. However, the absorption of the calcium is most efficient in the upper part. अब एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो जो अपर पार्ट है हमारी GIT ट्रैक मतलब ड्यूडेनम है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होगी एज कंपेरिजन टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. What are the reason? Because the upper part of the small intestine is slightly acidic. जब काइम हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो थोड़ी सी एसिडिक इन्वायरमेंट प्रेजेंट होगी जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशन अल्कलाइन करती हैं. तो अपर GIT ट्रैक में स्लाइटली एसिडिक जो pH है इट इज फेवरेबल फॉर द कैल्शियम आयन टू सोलबलाइज इन द GIT ट्रैक. क्या करेगी ये एसिडिक pH, इंक्रीज कर देगी कैल्शियम की सोलिबिलिटी को और इसको बॉडी में परफॉर्म करवाएगी फंक्शन इसका. तो ये हमारा यहाँ पे स्टमक तक होगी इसकी डाइजेशन. देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जानी है. इंटरस्टिशनल कंटेंट बिकम मोर अल्कलाइन व्हेन इट इज पास थ्रू द इंटेस्टाइन, दस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिक्रीज. अब यहाँ पे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन क्या होगी, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी जैसे ही ड्यूडेनम से ड्यूडेनम की तरफ जाएगा. लेकिन यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होगी बट वी रिक्वायर द पैसिव डिफ्यूजन. यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन के तहत एब्जॉर्प्शन होगी. अपर पार्ट के अंदर बिकॉज देयर इज स्लाइटली एसिडिक इन्वायरमेंट, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय यूजिंग द आई एम राइटिंग हियर एब्जॉर्प्शन बाय यूजिंग द सेलुलर एनर्जी. एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें, फ्री फॉर्म आगे कैल्शियम के फ्रॉम डाइजेशन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई थी. अब एब्जॉर्प्शन जो सी है वो दो डिफरेंट पॉइंट में, अपर पार्ट जो है GIT ट्रैक का वहां पे ज्यादा होगी एब्जॉर्प्शन और जो लोअर टर्मिनल है एंड पॉइंट है वहां पे एब्जॉर्प्शन कम होगी. रीजन क्या है, यहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट है. एसिडिक इन्वायरमेंट हेल्प टू solubilized calcium to perform their function. Alkaline media is not favorable for the calcium. But इस वाले पार्ट के ऊपर भी एब्जॉर्प्शन होगी. यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो थी इट इज द बाय फॉलोइंग द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो मैकेनिज्म in which the cellular energy is used to diffuse on the other side. Cellular energy मतलब ATP को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसपोर्ट होना है. इसके अंदर we require the diffusion जो होगी पैसिव होगी, in which the ATP is not required. इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट भी हैं एब्जॉर्प्शन के, जैसे कि हमने सप्लीमेंट में डिस्कस किया. तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन अगर इन्हांस करवानी है तो ट्राई करें कि कैल्शियम का इनटेक विटामिन डी इनरिच्ड फूड के साथ हो ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा इंक्रीज करवाया जा सके. अब इसी के साथ कुछ फैक्टर हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के साथ लिंक करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द फैक्टर दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. तो अडल्ट्स में अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% कैल्शियम जो सा वो फूड से लेते हैं इट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड. खुराक से जितना कैल्शियम लिया उसमें से 20 to 30% एब्जॉर्ब होता है. तो देयर आर द सेवरल फैक्टर दैट कैन अफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. जो इंक्रीज करते हैं वो हम यहाँ ही लिस्ट करेंगे
और देयर इज द डिक्रीज्ड फैक्टर। इंक्रीजिंग में सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है बॉडी नीड। इफ द बॉडी डिमांड्स मोर कैल्शियम देन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, जितनी डिमांड होगी उतनी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगी। एग्जाम्पल है हमारे पास द पीरियड ऑफ द ग्रोथ, कब, व्हेन द बॉडी नीड एक्स्ट्रा कैल्शियम, लाइक इन्फेंसी, बच्चों के अंदर ग्रोथ के लिए बोन्स वगैरह की, एंड प्रेगनेंसी। इन दोनों फेज के अंदर बॉडी को कैल्शियम की नीड ज्यादा होगी। व्हेन द नीड इज हाई, एब्जॉर्प्शन इज ऑटोमेटिकली हाई। सेकेंड, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज हायर कब होगी, व्हेन द कैल्शियम सोर्सेज आर इंजेस्टेड विद अदर फूड आइटम लाइक complex फूड या बैलेंस डाइट। अब फूड आइटम भी आपने देखने हैं, वो फूड आइटम जो कि इसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हों। तो आई एम रिपीटेडली से कि विटामिन डी इज अ वेरी बेस्ट सोर्स टू इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। थर्ड पॉइंट ये है कि नॉट टेक द कैल्शियम इन द एम्प्टी स्टमक। तो फुल स्टमक अगर लेंगे, मतलब आफ्टर मील, क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को। इसके साथ इफ वी टेक द कैल्शियम विद सम प्रोटीन सोर्सेज, ये भी इंक्रीज करेगा। और एक लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है, इट आल्सो इनहांस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो वी हैव द approximately 5 to 6 factor that increase the proportion of calcium absorption. In the other hand, we have some factor that decline the calcium absorption. First of all, aging. Aging is the normal procedure जिसकी वजह से कुछ consequences आते हैं, especially after the age of 70. In our country हम कह सकते हैं 50 to 70 years या ग्रेटर देन 50 ईयर्स में इसकी एब्जॉर्प्शन एजिंग की वजह से डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगी। जिसमें हमारे पास एक एग्जांपल फीमेल के लिए अंदर स्पेशली आती है पोस्ट मेनोपॉज। इसके अंदर भी बॉडी में क्या होगा, कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी जनरली वुमेन्स के अंदर। और उसके बाद जो लिमिटिंग फैक्टर हैं कैल्शियम के, कैल्शियम का इनटेक विद इनहिबिटर। लाइक इनहिबिटर कौन कौन से हैं, इनहिबिटर को लिस्ट करते हैं लाइक हाई फाइबर फूड जिसके अंदर हमारे पास फाइटेट आता है, ऑक्सैलिक एसिड आता है, और थर्ड वन वी हैव द सम पॉलीफिनोल, पॉलीफिनोल्स। लाइक बात करें पॉलीफिनोल की तो टेनेंस विच इज प्रेजेंट इन टी, ये आ गई हमारे पास। इसके साथ कुछ डिजीज जिसके अंदर जीआईटी ट्रैक में फैट की मैल एब्जॉर्प्शन हो, फैट मैल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर, ये क्या करेंगी, ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देंगी बिकॉज कैल्शियम is going to start bind with these fatty acid which form the unsoluble soap like material. तो ये decrease कर देगा। तो these factor which decrease the calcium absorption. तो when we recommend someone कि उसने कैल्शियम लेना है या उसको कोई कैल्शियम रेलिवेंट डिजीज है तो इन फैक्टर को कंसिडर करना है। when the body calcium is ready और उसने बॉडी ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है, अब कैल्शियम ने ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी में। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारा थर्ड पॉइंट है, ऑफ कोर्स हम लोग डाइजेशन को डिस्कस करते हैं, एब्जॉर्प्शन, और लास्ट वन इज द ट्रांसपोर्ट। आफ्टर ट्रांसपोर्ट कैल्शियम ने अपने फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट, अब कैल्शियम बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया तो ट्रांसपोर्ट जो होती है कैल्शियम की बॉडी में या ब्लड के अंदर, इट इज ट्रांसपोर्टेड द 3 डिफरेंट फॉर्म। किस फॉर्म में, या तो माइट बी फ्री फॉर्म में, जैसे कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब हुए थे फ्री फॉर्म में, वैसे फ्री कैल्शियम आयन, ओके, या किसी बाइंडिंग फॉर्म में होगा, किसकी फॉर्म में, लाइक प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकता है। प्रोटीन मेनली हमारे पास आती हैं जिसके साथ बाइंड करता है एल्ब्यूमिन,
एंड प्री एल्ब्यूमिन। इसके साथ बाइंड करके बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सम कैल्शियम इज मेकिंग द कम्प्लेक्स विद द कम्प्लेक्स बनाता है, कम्प्लेक्स फॉर्म लाइक विद किसके साथ बनाएगा, सल्फेट के साथ विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, या फॉस्फेट और सम सिट्रिक फूड जो हैं सिट्रेट के साथ। अब प्रोपोर्शन देखते हैं। अप्रोक्सीमेटली 40% कैल्शियम इज बॉन्ड टूवर्ड्स द प्रोटीन, इनकी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ होती है, और अप टू 10% कैल्शियम मेक द कम्प्लेक्स विद सल्फेट, फॉस्फेट एंड सिट्रेट, एंड मोर देन हाफ और अप्रोक्सीमेटली हाफ परसेंटेज जो आपने की है, जो एब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी ने ऑब्टेन की है, 50% कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द ब्लड इन द फ्री फॉर्म। तो अब कैल्शियम फ्री फॉर्म में आ गया हमारे पास। अब हम इसके फंक्शन डिस्कस करने हैं। बिफोर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शन, हम डिस्कस करते हैं हाउ आवर बॉडी रेगुलेट द कैल्शियम। तो कैल्शियम की रेगुलेशन या कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो बॉडी के अंदर है, इट इज टाइटली कंट्रोल इन द बॉडी, और क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि इट इज द मेजर केटाइन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो कैल्शियम की जो रेगुलेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, विच इज रेगुलेट बाय द 3 मेन हार्मोन्स। अब वो हार्मोन कौन कौन से हैं जो कि इसकी रेगुलेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आता है पैराथायरॉइड हार्मोन, सेकेंड हमारे पास आता है कैल्सीट्रियोल, थर्ड वन आता है कैल्सीटोनिन। तो दीज 3 हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन, कैल्सीट्रियोल और कैल्सीटोनिन। अब बॉडी के अंदर इनका क्या फंक्शन है इसको डिस्कस करते हैं। हाउ द कैल्शियम इज रेगुलेट इन द बॉडी। अब कैल्शियम ट्रांसपोर्ट करना है ऑफ कोर्स ब्लड वेजल्स के थ्रू। तो लेट्स सपोज इट इज आवर ब्लड वेजल्स, और इसके अंदर कैल्शियम सर्कुलेट कर रहा है, मूवमेंट है कैल्शियम की। इफ इट इज द कंसंट्रेशन इज द नॉर्मल रेंज, तो एक फ्लो में जाएगा। व्हेन द कंसंट्रेशन इज इन द हाई, ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले हम ब्लड के अंदर कैल्शियम की रेंज पढ़ लेते हैं। नॉर्मल रेंज क्या है ब्लड के अंदर। नॉर्मल रेंज है कैल्शियम की ब्लड में 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब ब्लड वेजल्स में कैल्शियम की कंसंट्रेशन 10.5 से इंक्रीज कर गई है, तो इसने क्या करना है, कैल्शियम का लेवल ब्लड में डेट्स मीन इंक्रीज कर गया, तो इसने सबसे पहले जाके ट्रिगर करना है किसको, थायराइड ग्लैंड को। तो थायराइड ग्लैंड जो से हैं, थायराइड ग्लैंड सबसे पहले इसको ट्रिगर करेगा। जब कैल्शियम का लेवल वो ब्लड में ज्यादा होगा, वो रिलीज करेगा कैल्सीटोनिन हार्मोन रिलीज कर दिया थायराइड ग्लैंड ने। When the calcium concentration is greater than 10.58 milligram per deciliter, it stimulates the thyroid gland and release the calcitonin hormone. अब calcitonin hormone ने आगे आके 2 फंक्शन परफॉर्म करने हैं, जिसके नतीजे में ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो होगा। फर्स्टली इट डिक्रीज कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन्स, डिक्रीज करेगा कैल्शियम रिलीज कहां से, बोन से, टू लोअर द ब्लड कैल्शियम, जिसकी वजह से ब्लड का कैल्शियम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सेकेंडली इसने क्या करना है, इट इंक्रीज, क्या करेगा, इंक्रीज द कैल्शियम एक्सट्रैक्शन, कैल्शियम को एक्सक्रीट करना है बॉडी से, एक्सक्रीशन इसकी ज्यादा करवा देगा टू द किडनी एंड टू लोअर द ब्लड कैल्शियम। तो जैसे ही हाई लेवल होगा कैल्सीटोनिन हार्मोन रिलीज होगा। फर्स्ट वन उन्होंने बोन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवाना है। सेकेंडली क्या करना है, किडनी से एक्सक्रीशन करवाएंगे कैल्शियम का, यूरिन के प्रोसेस के थ्रू
किडनी क्या करेगी, कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। सेकेंडली, अगर हमारे पास ब्लड वेसल्स में कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो लेस आ गई, मतलब इस पॉइंट से कम आ गई, 8.5 से कम कंसंट्रेशन आ गई, तो अब क्या होना है, अब इसने ट्रिगर करना है, इट इज़ द कंडीशन इन विच द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लो देन द नॉर्मल। इसने अब क्या करना है, इसने ट्रिगर करना है दूसरे एक ग्लैंड को, जिसे आप कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। ओके, वहां ऊपर क्या था, थायराइड ग्लैंड, यहाँ पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसने क्या रिलीज करना है, पैराथायरॉइड हार्मोन। अब पैराथायरॉइड हार्मोन ने 3 डिफरेंट मैकेनिज्म से काम करना है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल दोबारा से मेंटेन हो जाएगा। फर्स्टली इट स्टिमुलेट द कैल्शियम रिलीज, मतलब क्या करेगा, कैल्शियम को रिलीज करवाएगा। कहाँ से, बॉन्ड्स में जो कैल्शियम स्टोर हैं उसको रिलीज करवाएगा, ज्यादा करेगा, ताकि बॉन्ड से रिलीज हो और ब्लड वेसल्स में जाए, कैल्शियम का लेवल क्या हो, इंक्रीज करना स्टार्ट कर दे। सेकेंडली इट इंक्रीज द कैल्शियम अपटेक इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा देगा, ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा आ जाए। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होती है इंटेरोसाइट के अंदर, खुराक की नाली की में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे इंटेरोसाइट जो कि एब्जॉर्प्टिव सेल के तौर पे काम करते हैं, वहाँ पे प्रोटीन चाहिए कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए, तो उसमें ये एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करवा देगा इंटेस्टाइन से। जैसे नीड ज़्यादा होगी, अब डिमांड ज़्यादा है, तो जितना बॉडी प्रेजेंट है बॉडी ने इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवा दी। थर्ड क्या करेगा, इट इंक्रीज द कैल्शियम रिटेंशन, कैल्शियम की रिटेंशन करवाएगा इन किडनी, मतलब कि इसकी एक्सक्रीशन को कम कर देगा, ताकि ये भी लीड करे कैल्शियम के लेवल को हाई करने के लिए। तो मतलब बॉन्ड से कैल्शियम को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेगा, इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड के, जो कैल्शियम आपने इंजेस्ट किया है उसको क्विकली एब्जॉर्ब करें और ब्लड वेसल्स में उसको ट्रांसपोर्ट करें। थर्ड हमारे पास किडनी आती है। किडनी का काम विटामिन डी के अंदर देखा हमने कि किडनी ने विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जहाँ विटामिन डी होगा वहाँ पे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, जब कैल्शियम का लेवल लो होता है तो बेसिकली वी रिक्वायर द 2 हार्मोन। एक तो हमारे पास आ जाता है पैराथायरॉइड हार्मोन, सेकंड कैल्सिट्रायोल फ्रॉम किडनी। तो किडनी में पैराथायरॉइड ने किडनी को सिग्नल दिए, किडनी ने मोर प्रोड्यूस किया एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, जिसे हम कहते हैं कैल्सिट्रायोल। तो इस मैकेनिज्म के तहत ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बैलेंस रहता है। तो मेजरली हमें ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई नहीं होता। हमारी कंट्री में जो एक प्रॉब्लम है बड़ी कि कैल्शियम का लेवल मोस्टली लो पाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके डिस्कस करेंगे इस मैकेनिज्म को। हमें पता चल गया कि पैराथायरॉइड हार्मोन इज इन्वॉल्व इफ द कैल्शियम लेवल इज लो इन द ब्लड वेसल्स। तो अब होता क्या है, बेसिकली लेट्स सपोज इट इज आवर ब्रश बॉर्डर विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्टिव सिस्टम। तो ये हमारा आ गया इंटेरोसाइट। ओके, इस इंटेरोसाइट ने जीआईटी ल्यूमन से कैल्शियम को लिया एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये कैल्शियम को लेके बाइंडिंग प्रोटीन साथ होगी और ऐसे इसको ट्रांसपोर्ट करवाना है इसने। लेट्स सपोज इट इज़ अ ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल्स में कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करवाना है। वी आर डिस्कसिंग द इफ द कैल्शियम लेवल इज लो इन द ब्लड। तो इस लो लेवल के अंदर क्या होगा, वी नो कि जैसे कैल्शियम का लेवल ब्लड वेसल्स के अंदर, इट इज़ द ब्लड वेसल्स जिसके अंदर हमारी ट्रांसपोर्ट कैल्शियम आनी है 3 डिफरेंट फॉर्म में, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड वेसल्स में लो आ रहा है तो सबसे पहले इसने किसको मैसेज देना है, यहाँ पे हमारे पास एक ग्लैंड प्रेजेंट है पैराथायरॉइड ग्लैंड, जिसने पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज करना है। पैराथायरॉइड हार्मोन ने सबसे पहले किसको मैसेज देना है, इसने मैसेज देना है
बोन्स को मैसेज देना है, क्या करे कि ये इंक्रीज करे कैल्शियम को, बोन जो के मिनरल्स प्रेजेंट है बोन्स के अंदर, उस मिनरल को ब्रेक डाउन करे। ऑफ कोर्स वी नो फॉर द बोन डेवलपमेंट हमें जो मिनरल चाहिए वो कैल्शियम है, तो कैल्शियम को ब्रेक डाउन करेगा। जब कैल्शियम ब्रेक डाउन होगा तो री एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स टूवर्ड द ब्लड वेजल्स, एक काम ये करेगा। सेकंड पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास लेट्स इट इज आवर किडनी, तो क्या करना है इसने, पैराथायरॉइड ने फर्स्टली बोन्स को सिग्नल दिए, सेकेंडली इट्स ट्रिगर द किडनी के पास आके इसने क्या करना है, किडनी को स्टिमुलेट करना है कि विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म प्रोड्यूस करें। उसका नाम है हमारे पास कैल्सीट्रायोल। विटामिन डी आ गया हमारे पास एक्टिव फॉर्म में। विटामिन डी ने डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाना है, क्योंकि वी नो कि जहां विटामिन डी होगा वो कैल्शियम को रिटेन करके ब्लड वेसल्स में लेके आएगा। सेकेंडली विटामिन डी ने खुराक की नाली में जो इंटीरोसाइट्स हैं उनको मैसेज देना है कि कैल्शियम जितना भी आप इंजेस्ट कर रहे हैं उसको क्विकली ट्रांसपोर्ट करें ब्लड वेसल्स के अंदर। तो दीज आर द मैकेनिज्म इन विच द ब्लड वेसल्स कैरी द लो कैल्शियम, तो ऐसे रेगुलेट करेगा। आवर सेकेंड लास्ट पॉइंट इज द फंक्शन, कि कैल्शियम बॉडी में कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले कैल्शियम का जो फंक्शन है लिस्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इसका डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द बोन्स को मेंटेन करना, वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द कैल्शियम। सेकेंड क्या होगा, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड क्लोटिंग, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसफर करना। तो वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन। सबसे मेजर रोल इसका बोन के अंदर है, तो बोन डेवलपमेंट के अंदर कैल्शियम का रोल क्या होगा, बोन डेवलपमेंट। कैल्शियम इज द मिनरल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द बोन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। क्या करता है, बोन्स के अंदर मिनरलाइजेशन करवाता है, कैल्शियम को बोन सेल के अंदर डिपॉजिट करवाता है। सिंपली दिस इज नोन एज द मिनरलाइजेशन। बेसिकली देयर आर द टू टाइप ऑफ द बोन, एक है हमारे पास कॉर्टिकल बोन और सेकेंड इज द ट्रैबेकुलर बोन। अगर थोड़ा सा इसका एनाटॉमी देखें तो जो ट्रैबेकुलर बोन होती है इट इज स्पंजी इन नेचर, इट इज नोन एज द ट्रैबेकुलर बोन, ओके। और दिस इज द dense structure, hard structure is known as the cortical bone. इसके अलावा हमें पता होना चाहिए इसके वजह से बोन्स में हार्डनेस आती है और यहाँ पे बोन्स की रिपेयरिंग्स वगैरह टिश्यूज वगैरह बनते हैं। देन वी नो देयर आर द थ्री मेजर बोन सेल्स, तीन मेजर जो सेल्स हैं बोन्स के, नोन एज द ओस्टियोब्लास्ट, देन osteocytes and osteoclast। अब बेसिकली पहले बोन्स का थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट। बोन इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग बिल्ड, बोन्स में एक कॉन्टिन्यूसली एक प्रोसेस चलता है, बिल्ड होती है बोन और उसके बाद ब्रेकन डाउन और देन रीशेप। और इस मैकेनिज्म को याद रखेंगे तो इट इज द लॉजिक बिहाइंड के फ्रैक्चर के बाद भी बोन ज्वाइन कर जाती है। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म चलता रहता है विच हेल्प फॉर द
bonds maintenance and the development. This process is removing and replacing the bonds. कौन सी वाली? जिसकी रीमॉडलिंग की ज़रूरत है, कि कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से रिमूविंग होती है एंड रिप्लेसमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं रीमॉडलिंग. रीमॉडलिंग इज अ वाइटल फॉर द बोन हेल्थ. रीमॉडलिंग का जो प्रोसीजर है वो बोन्स हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर रिमॉडलिंग का मैकेनिज्म नहीं होगा, दिस इज़ नॉन एज अ रिमॉडलिंग, दिस मैकेनिज्म इज नॉन एज अ रिमॉडलिंग. अगर ये नहीं होगा तो बोन्स में फ्रैक्चर आ गया तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू जॉइंट द बोन अगेन, बिकॉज रिमॉडलिंग अलो द बोन टू ग्रो नॉर्मली एंड टू रिपेयर एंड टू रिप्लेस द डैमेज. और डैमेज भी जो स्मॉल क्रैक आ जाते हैं उनको कैसे रिकवर करना है. अभी थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं हम लोग बोन सेल्स को. फर्स्ट हमारे पास जो सेल था उसका नाम है osteoblast. Majorly osteoblast are the bone building cell. बोन की बिल्डिंग जो है इट्स डिपेंड अपॉन द osteoblast that produce the collagen. कोलेजन को प्रोड्यूस करते हैं और आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन इट्स हेल्प टू ऐड द कैल्शियम. मिनरल कर लें या कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम डिस्कस कर रहे हैं. इट ऐड द मिनरल फ्रॉम हेल्दी बोन. मिनरल को बोन्स के अंदर ऐड करने का इनिशिएटिव जो सा है वो ओस्टियोब्लास्ट लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास हेल्दी बोन बनती हैं. सम ऑफ द फुली मिनरलाइज्ड osteoblast mature to form the osteocyte. Osteocytes. जब bones cells are ready to uptake the mineral for the healthy bones, तो जो osteoblast mature हो जाते हैं mineralization के बाद, उसको हम कहते हैं osteocyte, the most numerous cell in the bone. Osteocytes are the biochemically active form. Osteocyte. They can take up the calcium from the blood. इस फंक्शन क्या है? अपटेक करता है किसको? कैल्शियम को ब्लड से. जो हमने डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्ट करने के बाद ब्लड वेजल्स से अब कैल्शियम जाना है बोन्स के अंदर, तो ये अपटेक करवाएगा ब्लड वेजल से, कैल्शियम को अपटेक करवाएगा. And when in the blood vessel the calcium level is decreased, तो ये बैक रिलीज करेगा कैल्शियम फ्रॉम बोन्स टूवर्ड्स द ब्लड. ओके, तब इसने ब्लड की तरफ लेके आनी है कैल्शियम बोन से नॉर्मल कंडीशन में, या इसने यूं करना है कि ब्लड वेजल्स से बोन्स के पास लेके जानी है. और इसके बाद इन कंट्रास्ट ऑफ द ओस्टियोसाइट वी हैव द osteoclast. जो रिपेयरिंग रिप्लेसमेंट होती है आर द सेल ऑन द बोन सरफेस दैट डिसॉल्व द बोन. रीएब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म जो है वो करवाते हैं osteoclast. रीएब्जॉर्प्शन इज द फंक्शन ऑफ द osteoclast. तो ये तमाम मैकेनिज्म चलता है जिसकी वजह से रिमॉडलिंग होती है, ब्रेकडाउन होती है बोन्स की, और बोन मेंटेन रह पाती है, और मिनरलाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपर होता है बोन्स के अंदर. सेकंड फंक्शन कैल्शियम का था ब्लड क्लोटिंग के अंदर. ब्लड क्लोटिंग इसको हम डिस्कस यूं करेंगे. इन आवर ब्लड देयर इज द सम प्रिकर्सर विच आर प्रेजेंट फॉर द ब्लड क्लोटिंग. उनका नाम क्या है हमारे पास? प्रोथ्रोम्बिन. और इसके थोड़ा सा सीक्वेंस देखें जिससे हमें थोड़ा और इजीली समझ आ जाएगा. प्रोथ्रोम्बिन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ब्लड विच हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड. सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड सम यहाँ पे चेंज है उसको हाईलाइट करते हैं. ग्लूटामिक एसिड, देन अगेन एंड अदर अमाइनो एसिड. ओके, इस प्रीथ्रोम्बन ने कन्वर्ट होना है किसके अंदर? प्रोथ्रोम्बन ने कन्वर्ट होना है प्रोथ्रोम्बिन के अंदर.
दैट्स मीन इसकी केमिकल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज आना है. क्या चेंज आएगा? सीक्वेंस देखते हैं. अमाइनो एसिड, देन गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड, देन अदर अमाइनो एसिड. ये सीक्वेंस होगा. ये जो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आई हैं प्री प्रोथ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन का बनना, इन दिस स्टेप वी रिक्वायर द विटामिन के. और क्वेश्चन इज डेट व्हाट आर द रोल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड क्लोटिंग. तो ये हमारे पास आ गया प्री प्रोथ्रोम्बिन. अब प्रोथ्रोम्बिन इज इनएक्टिव फॉर्म, इट इज कन्वर्टेड टुवर्ड्स द एक्टिव फैक्टर. अब एक्टिव फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन से कन्वर्ट होना है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटिंग फैक्टर. ओके, प्रोथ्रोम्बिन से एक्टिवेटिंग प्रोथ्रोम्बिन चाहिए. इन दिस स्टेप वी रिक्वायर द कैल्शियम. ऑफ कोर्स विटामिन के के अंदर वी डिस्कस मोर एलैबोरेटरी कि क्या रोल है विटामिन के का. इस स्टेप के अंदर हमें कैल्शियम चाहिए कि प्रोथ्रोम्बिन को इनएक्टिव फॉर्म से हमने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो वहां पे विटामिन के इज नॉट रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर द मिनरल कैल्शियम. अब हमारे पास एक्टिंग फैक्टर आ गया प्रोथ्रोम्बिन का, विच इज फर्दर कन्वर्टिंग टुवर्ड्स द थ्रोम्बिन. अब व्हेन द थ्रोम्बिन इज प्रेजेंट, अब थ्रोम्बिन ने क्या करना है, इसने हमारे पास जो प्रोटीन है जिसका नाम है फिब्रिनोजिन, ये हमारी प्रोटीन थी जो कि सॉल्युबल थी, जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती. थ्रोम्बिन इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द फिब्रिनोजन टुवर्ड्स द फिब्रिन. यहाँ पे थ्रोम्बिन चाहिए. तो बेसिकली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फिब्रिन, फिब्रिन इज द क्लोटिंग प्रोटीन. तो कैल्शियम आयंस पार्टिसिपेट इन द सेवरल रिएक्शंस in the cascade that lead to the formation of the fibrin, the main protein component of the blood clot. फिब्रिन को एक्टिवेट करने के लिए तमाम मैकेनिज्म होगा. फर्स्ट स्टेप प्री प्रोथ्रोम्बिन, सेकेंड स्टेप प्रोथ्रोम्बिन inactive form, calcium is participated and converted in the activating factor, then it is converted towards the thrombin. Fourth step, thrombin is participate to convert the fibrinogen, which is a soluble protein, towards the insoluble protein fibrin, जो कि क्लॉट बनाती है. Okay, our last function is the transmission of the nerve impulse. तो इसको हम डिस्कस यूँ करते हैं नर्व इम्पल्स के लिए कि लेट्स सपोज इट इज द नर्व और यहाँ पे हमने कैल्शियम के एक चैनल बना दिए. ओके, ये कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल, इट इज द नर्व इम्पल्स और इट इज द नर्व इम्पल्स. अब कैसे इसने ट्रांसफर करना है, बेसिकली व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीच इट्स, अब हम लोग यहाँ पे एक टारगेट सेल बनाते हैं. व्हेन द नर्व इम्पल्स रीच द टारगेट सेल्स, कोई भी सेल हो सकता है टारगेट सेल, वो आपके नर्व सेल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड भी, मसल्स भी. द इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द सिनेप्सिस. जो एक मैसेज आ रहा है, स्टिमुलेशन आ रही है, वो टारगेट सेल्स में कैसे जाएगी, वो एक पहले वेकल्स के अंदर कैरी करेगी. देन दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज टूवर्ड्स द target cells in the form of the synapse. These known as the synapses. These are the target cell. These are the calcium channel. अब इसका function क्या है? The impulse is transmitted. जो nerve impulse है that is transmitted
across the synapses. Synapses क्या है? It is a junction between the nerve and the target cell. इन दोनों के दरमियान ये जंक्शन बना हुआ है साइनेप्स का. अब नर्व के अंदर जब कोई नर्व इम्पल्स आती है, इसके बाद इट्स ट्रिगर द एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स टू रिलीज द कैल्शियम फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल टूवर्ड द नर्व. नर्व के अंदर जब कैल्शियम लेवल हाई कर जाएगा तो इसके बाद क्या होगा? इट्स ट्रिगर द नर्व इम्पल्स, उसको साइनेप्टिक वेकल्स में कन्वर्ट कर दे. जैसे ही नर्व इम्पल्स आएगी, नर्व इम्पल्स ने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम को अपटेक करना स्टार्ट किया और कैल्शियम आना स्टार्ट कर देगी कहाँ पे? नर्व के अंदर, इस कैल्शियम चैनल से, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल नर्व के अंदर हाई हो जाएगा और ये कन्वर्ट करेगी इस नर्व इम्पल्स को सिनेप्टिक वेकल्स के अंदर, और ये सिनेप्टिक वेकल रिलीज करेंगे देयर स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर. द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर देन कैरीज द इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स टू द टारगेट सेल्स. तो कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द नर्व इम्पल्स. देन our last point is the deficiency disorder. Deficiency disorder की डिस्कस करें तो osteoporosis is the one of the common disease of the bone. Osteoporosis is the most linked with the low intake of the, किसके नतीजे में होगी? when there is the low intake of calcium, intake of calcium from a food or for supplement. When the calcium intake is insufficient, body withdraw the calcium from the bones. ब्लड के अंदर उस रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए बोन्स का जो फंक्शन था कैल्शियम को मेंटेन करना, कैल्शियम बोन्स से ब्लड वेसल्स के अंदर आके कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करती जाएगी. इसके नतीजे में क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ द मेनी ईयर्स. ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कंडीशन द फेलियर स्टेट, मतलब जिसके अंदर बॉडी में जो बोन्स हैं वो अपना मैस मेंटेन नहीं कर पाती. तो ऑस्टियोपोरोसिस से पहले एक कंडीशन डेवलप होती है इनिशियल स्टेजेस के अंदर, व्हेन द कैल्शियम इनटेक इज लो फ्रॉम 2 और 3 मंथ. तो एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको नाम हम लेते हैं ऑस्टियोपीनिया. ऑस्टियोपीनिया is the known as the low bone mass. अब ऑस्टियोपीनिया लो कैल्शियम लेवल की वजह से भी हो सकता है. कैल्शियम लेवल का इंटेक सही नहीं है डाइट के अंदर, तो बोन मैस रिड्यूस करना स्टार्ट किया. इट इज़ द इनिशियल स्टेज. इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इट लीड टूवर्ड द ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि क्रॉनिक स्टेज है. अब इसके और फैक्टर भी हैं ऑस्टियोपीनिया के. और क्या फैक्टर हो सकते हैं ऑस्टियोपीनिया के? इट कैन बी काज्ड बाय द विटामिन डी डेफिशिएंसी. विटामिन डी का लेवल अगर लो हो गया ब्लड बॉडी के अंदर, देन द सम साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन के साइड इफेक्ट, एनोरेक्सिया, इन तमाम कंडीशन की वजह से ऑस्टियोपीनिया डायग्नोज होगा. ऑस्टियोपीनिया लो बोन मैस, इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड तो बोन लॉस करना स्टार्ट कर देंगे जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और इसकी वजह से बोन्स की स्ट्रेंथ डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगी एंड बोन बिकम फ्रेजाइल एंड लाइकली टू ब्रेक. ओके, तो दिस इज द डाइटरी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. कैल्शियम का लेवल अगर आपने चेक करना है तो उसकी रेंज हमारे पास है 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. इट इज़ द नॉर्मल वैल्यू इन द ब्लड. और इसके अलावा बोन मस्ट लाइकली टू ब्रेक कहाँ से होती हैं? हिप्स बोन हो सकती हैं, रिस्ट बोन हो सकती है, और वर्टिब्रेट इन द स्पाइन यहाँ से हो सकता है. अ सिंपल एंड द वेरी एक्यूरेट टेस्ट टू आइडेंटिफाई द ऑस्टियोपोरोसिस इज द DEXA. DEXA is the most accurate test. Dual energy X-ray absorptiometry. This is all about the calcium. Hope so every point is clear. If you have some queries तो comment section में discuss करें. Thank you so much. Allah Hafiz.